हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने डेंगू फीवर में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छी तरह से देखी है। अभी हम लोग इस लेक्चर्स में फ्रेंड्स डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर की ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि जैसे जैसे डेंगू फीवर के पेशेंट को जो ग्रेडिंग बढ़ रही है ना, वैसे वैसे पेशेंट का क्या होता है, सीवियरिटी बढ़ती जाती है। मतलब पेशेंट क्या होता है, डेंगू फीवर से डेंगू हेमोरेजिक फीवर या फिर डेंगू फीवर से डेंगू शॉक सिंड्रोम में वगैरह पेशेंट चला जाता है। और फाइनली पेशेंट के क्या होता है, डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम लोगों को जरा सा ग्रेडिंग वगैरह देके पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छी तरह से सेट करना पड़ता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे पेशेंट को जो ग्रेडिंग बढ़ रही है ना, वैसे वैसे क्या होता है, पेशेंट का जो कैपिलरी परमेबिलिटीज है, वैसे वैसे पेशेंट का कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाता है। और पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से पेशेंट का जो प्लेटलेट काउंट जो है, ठीक है, पेशेंट का जो प्लेटलेट वगैरह है धीरे धीरे डिक्रीज होते जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे जैसे प्लेटलेट्स वगैरह डिक्रीज होते हैं, वैसे वैसे पेशेंट का क्या होता है, जो ब्लड वॉल्यूम रहता है, ब्लड वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जाता है। और पेशेंट का जो हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह है, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे बढ़ जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है। इसलिए पेशेंट फाइनली क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में वगैरह चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को अच्छी तरह से हम लोगों को हाई फ्लूइड वॉल्यूम वगैरह देना पड़ता है। ठीक है। पेशेंट को बहुत ज्यादा फ्लूइड्स वगैरह देना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे क्रिस्टलाइड्स देना है या फिर कोलॉइड्स वगैरह देना है, ये पेशेंट को कंडीशन वगैरह डिपेंड करके हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों को जरा से ये सब चीजें वगैरह जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करके दे रहे, इसलिए पेशेंट को जो धीरे धीरे ग्रेडिंग वगैरह जैसे जैसे पड़ती है, उसके हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह हम लोगों को उसके हिसाब से देने पड़ते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रेडिंग वगैरह डिसाइड करनी है तो पेशेंट को समझो यहाँ पे जरा सा वाइटल्स वगैरह और जरा सा देखना पड़ता है। समझो यहाँ पे पेशेंट को जो हम लोग जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 की, सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पेशेंट को सबसे पहले वाइटल साइन जो कैसे अनस्टेबल रहते हैं। ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 में क्या होता है, वाइटल्स पेशेंट के अनस्टेबल रहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को जो है वाइटल साइंस अनस्टेबल होते हैं, मतलब यहाँ पे पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। पेशेंट की क्या होता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। ये यूरिन आउटपुट डिक्रीज क्यों हो जाता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा डिक्रीज होते हैं, इसलिए वहाँ पे पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है। मतलब वहाँ पे पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे हाइपोटेंशन डेवलप होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को हाइपोटेंशन डेवलप होता है, मतलब वहाँ पे पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत ज्यादा वहाँ पे कम होता है ऐसे कंडीशन में। इसलिए पेशेंट जो है, पेशेंट को रिनल परफ्यूजन वगैरह है, किडनी को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं कर पाता ऐसी कंडीशन में, इसलिए रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू किडनी, दैट्स व्हाई पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे रिनल हाइपोपरफ्यूजन होता है। इसलिए पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे किडनी को क्या होता है, रिनल हाइपोपरफ्यूजन होता है। मतलब वहाँ पे किडनी को जो परफ्यूजन होता है, किडनी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होता, और किडनी क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, इसलिए यूरिन आउटपुट वगैरह यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है ऐसी कंडीशन में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉक के पेशेंट में वगैरह क्या होता है, यहाँ पे पेशेंट के शॉक के पेशेंट जो डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह हम लोग जो सिम्टम्स देख रहे हैं, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पेशेंट को जो यूरिन आउटपुट सबसे पहले डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। यूरिन आउटपुट वगैरह डिक्रीज हो जाता है तो हम लोगों को साइंस ऑफ शॉक वगैरह पेशेंट को चेक करने रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को देखना रहता है कि फ्रेंड्स वाइटल्स अच्छी तरह से प्रॉपरली तरीके से मेजर करने चाहिए, क्योंकि समझो वहाँ पे समझो ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट का, ब्लड प्रेशर फॉल है, मतलब वहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दोनों पेशेंट को जो ब्लड प्रेशर दोनों हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसलिए पल्स प्रेशर भी पेशेंट को समझो बहुत ज्यादा कम दिखाई देने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइपोटेंशन वगैरह में चले जाते हैं, इसलिए पेशेंट हाइपोटेंशन, इसके साथ साथ पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे टकीकार्डिया वगैरह, ठीक है, पेशेंट को टकीकार्डिया वगैरह डेवलप होता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में चले जाता है फाइनली। ठीक है। इसलिए जरा सा हम लोगों को यूरिन आउटपुट और साइंस ऑफ शॉक्स वगैरह कुछ दिखते हैं क्या, मतलब वहाँ पे पेशेंट का क्या होता है, जब हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह करते हैं तो पेशेंट का क्या होता है, एक्यूट रेनल फेल्योर में वगैरह पेशेंट चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, और पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स, फाइनली मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह। ठीक है। फाइनली क्या होता है, पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चले जाके पेशेंट की डेथ तक होने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स ऐसे में। ठीक है। इसलिए अब जरा सा हम लोगों को जो साइंस ऑफ शॉक वगैरह है, यूरिन आउटपुट वगैरह अच्छी तरह से पेशेंट को चेक करने चाहिए। ठीक है। सो ऐसे पेशेंट में समझो यूरिन आउटपुट पेशेंट का बहुत ज्यादा वॉल्यूम मतलब लॉस हो गया है, या फिर यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहा है, इसलिए पेशेंट को जो समझो साइंस ऑफ शॉक वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हम लोगों को हाई वॉल्यूम फ्लूइड्स वगैरह देने पड़ते हैं, इसलिए रैपिड फ्लूइड कलेक्शन वगैरह हम लोगों को करना पड़ता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इमीडिएटली रैपिड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट देना चाहिए। इनिशियल आईवी थेरेपी 10 to 20 ml पर केजी पर हावर के हिसाब से क्रिस्टल सोल्यूशन वगैरह हम लोगों को पेशेंट को 1 आवर तक देना रहता है। समझो यहाँ पे पेशेंट को वेट कितना 60 केजी है। ठीक है। ऐसे 60 केजी के पेशेंट को कम से कम 10 ml के हिसाब से समझो स्टार्ट किया, तो 1 घंटे में पेशेंट को समझो पेशेंट की कंडीशन देख के
600 ml फ्लूइड पर हावर तक पेशेंट को जो NS और RL पेशेंट को देना रहता है। या फिर पेशेंट को समझो अच्छी तरह से पेशेंट को बहुत ज्यादा वहाँ पे सीवियरिटी वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब कम से कम 1 घंटे में पेशेंट को 1 लीटर तो फ्लूइड जाना चाहिए ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे पेशेंट की सीवियरिटी वगैरह बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा से इनिशियल आईवी थेरेपी है जो 10 to 20 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से जरा सा हम लोगों को क्रिस्टल सोल्यूशन देना रहता है फॉर 1 आवर तक। 1 घंटे में समझो हम लोगों ने विगरस फ्लूइड करके 1 लीटर फ्लूइड वगैरह दे दिया, तो पेशेंट को फिर से वाइटल्स वगैरह चेक करके देखना चाहिए, पेशेंट को हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जरा सा देखना चाहिए। इनके समझो वहाँ पे ये सब चीजें वगैरह करने के बाद पेशेंट को समझो इंप्रूवमेंट वगैरह आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा सा डोज वगैरह है जरा सा धीरे धीरे कम करना चाहिए। ठीक है, ये समझो क्रिस्टल सोल्यूशन हम लोगों ने जो बोलोस दिया है ये देने के बाद पेशेंट में समझो इंप्रूवमेंट वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो इंप्रूवमेंट की साइंस वगैरह क्या क्या है पेशेंट की समझो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि इंप्रूवमेंट की साइंस क्या क्या रहती है फ्रेंड्स। यहाँ पे हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जो बड़ा है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट को जो पल्स रेट है या फिर बीपी वगैरह है पेशेंट को स्टेबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो भी पेशेंट का धीरे धीरे यूरिन आउटपुट भी धीरे धीरे बढ़ता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, क्योंकि पेशेंट को जो रेनल परफ्यूजन प्रॉपर तरीके से होता है ऐसे हाई वॉल्यूम फ्लूइड वगैरह देने के बाद सो पेशेंट में एक से चीजें वगैरह जरा सा हम लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स समझो पेशेंट को इंप्रूवमेंट की साइंस वगैरह दिखाई दे रहे, तो हम लोगों को धीरे धीरे जो है फ्लूइड वॉल्यूम वगैरह धीरे धीरे कम करना है। सो आईवी थेरेपी में क्रिस्टलाइट सोल्यूशन जो हम लोग दे रहे वो जरा सा सबसे पहले हम लोग समझो 20 ml वगैरह दे रहे हैं, तो उसको जरा सा जो वॉल्यूम है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस करना चाहिए। मतलब वहाँ पे जो इन्फ्यूजन रेट वगैरह हम लोग दे रहे हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट को हम लोगों ने स्टार्टिंग कंडीशन में 20 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से दिए, तो उसको जरा सा डोज धीरे धीरे रिड्यूस करना रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, सो इफ इम्प्रूवमेंट इज देयर रिड्यूस द फ्लो फ्रॉम 20 ml to 10 ml पर केजी आवर। ठीक है, ये फ्लूइड कैसे देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 ml समझो दे रहे हैं पेशेंट को, 20 ml से रिड्यूस करके 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से देना है। या फिर समझो पेशेंट को 10 ml पर केजी पर आवर से दे रहे हैं, तो ये 10 ml से फ्रेंड्स यहाँ पे जो डोज है ना धीरे धीरे 6 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से धीरे धीरे रिड्यूस करना रहता है। मतलब वहाँ पे पेशेंट को जो हम लोग जो फ्लूइड वॉल्यूम दे रहे हैं उसका जो डोज है धीरे 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 कम करना चाहिए हमको। ठीक है, ये जरा सा समझ लेना कि यहाँ पे 20 ml का दे रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों को 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से देना है। या फिर समझो हम लोग 10 ml पर केजी पर आवर से 6 ml पर केजी पर आवर से, मतलब वहाँ पे जरा सा टैपरिंग करके धीरे 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 इसका डोजेस वगैरह हम लोगों को जरा सा यहाँ पे कम करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, समझो वहाँ पे पेशेंट को फर्दर इंप्रूवमेंट वगैरह दिखाई दे रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जरा सा 24 आवर्स के बाद वगैरह फ्लूइड वॉल्यूम देने के बाद पेशेंट को आईवी वगैरह हम लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट को जो ओरल फॉर्म में पेशेंट को जो हाइड्रेट वगैरह करना है ये सब चीजें वगैरह पेशेंट को कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीजें करने के बाद भी पेशेंट को समझो इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा सा समझो ये हाई वॉल्यूम फ्लूइड वगैरह दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा सा इतना सारा करने के बाद भी समझो पेशेंट को इतना 10 to 20 ml पर केजी पर आवर इतना फ्लूइड देने के बाद भी पेशेंट में इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं है, तो फाइनली हम लोगों को जरा सा पेशेंट को क्या होता है आईसीयू लेवल पे जरा सा जो है एकदम आइडियल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वहां से स्टार्ट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल समझो पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह देना रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट वगैरह है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा डिक्रीज होने की वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है पेशेंट में प्लूरल डिफ्यूजन या फिर एसाइटिस वगैरह डेवलप होने के हाई चांसेस डेवलप होते हैं, और पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में वगैरह चला जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को ये कंडीशन वगैरह देखने के बाद पेशेंट को जरा सा ये रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट वगैरह कम होने के लिए और पेशेंट को जो ऑक्सीजन सप्लाई है 2 लीटर पर आवर से जरा सा हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, बाद में पेशेंट को जो है हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह ये सब चीजें भी जरा सा देखना चाहिए वहाँ पे। तो हम जो हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह हम लोग दे रहे हैं, तो ये हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन फिर भी समझो पेशेंट को बड़ा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को प्लूरल डिफ्यूजन है, एसाइटिस है, इसके साथ साथ पेशेंट को जो हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा वहाँ पे बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जो है इसके साथ साथ पेशेंट को समझो हाइपोटेंशन वगैरह चल रहा है। ठीक है, पेशेंट को हाइपोटेंशन है, साइंस ऑफ यहाँ पे समझो रिनल फेलियर के साइंस वगैरह कई दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को हाई जरा सा वॉल्यूम वगैरह पेशेंट को जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो कोलॉइड सॉल्यूशंस है, देखिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो कोलॉइड सॉल्यूशन जो हम लोग ये डेक्स्ट्रान वगैरह यूज कर रहे हैं, इससे क्या होता है ब्लड का जो वॉल्यूम होता है बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है फ्रेंड्स उसका हाई वॉल्यूम रहता है, जो इसकी सॉलिड वगैरह जो है पार्टिकल्स वगैरह है कोलॉइड में, कोलॉइड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है ना उसकी वॉल्यूम ज्यादा रहता है। मतलब वहाँ पे जो कैपिलरी की जो परमेबिलिटी मतलब वहाँ पे जो फ्रैगिलिटी बढ़ जाती है ना, कैपिलरी की फ्रैगिलिटी बढ़ जाने की वजह से ये वॉल्यूम वगैरह ये
जो कोलाइड के जो पार्टिकल्स है ना ये यहाँ से कैपिलरी में से पास नहीं हो पाते, मतलब वहाँ पे जो ब्लड का जो वॉल्यूम है मेंटेन अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसलिए पेशेंट को जो ब्लड वॉल्यूम वगैरह बढ़ाने के लिए ऐसे केसेस में जरा सा हम लोगों को जरा सा ये सब चीजें वगैरह पेशेंट को जो है कोलाइड्स वगैरह पेशेंट को धीरे धीरे देने चाहिए ऐसे केसेस में, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये कोलाइड हम लोग कोलाइड सोल्यूशन कौन से यूज कर सकते हैं, एक आता है डेक्स्ट्रान नाम से आता है, दूसरा आता है फ्रेंड्स यहाँ पे जेल इन्फ्यूजन नाम से भी एक पेशेंट को है, जेल इन्फ्यूजन नाम से भी एक वॉल्यूम आता है फ्रेंड्स यहाँ पे, जिसको हम लोग जेल स्पैन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जेल स्पैन भी कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। एक जेल इन्फ्यूजन करके आता है, मोस्टली हम लोग सर्जिकल पेशेंट में वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि पेशेंट को ब्लड वॉल्यूम वगैरह कम है, तो ऐसी कंडीशन में इनिशियल मतलब फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए वगैरह अर्जेंटली हम लोगों को पेशेंट को बीपी वगैरह अच्छे से बढ़ाने के लिए ऐसी कंडीशन में कोलाइड जो डेक्स्ट्रान सोल्यूशन वगैरह है ये सब चीजें वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। यह होने के बाद पेशेंट को समझो वहाँ पे डेक्स्ट्रॉन वगैरह जो है जो हम लोग ये आईवी यूज कर रहे हैं, इसमें हम लोग कई बार प्लाज्मा वगैरह भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग डेक्स्ट्रॉन यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग जो प्लाज्मा वगैरह भी यूज कर सकते हैं। प्लाज्मा वगैरह का कब यूज करना रहता है, समझो पेशेंट के प्लेटलेट काउंट्स वगैरह बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहे हैं, समझो पेशेंट के प्लेटलेट्स वगैरह समझो 40,000 के नीचे वगैरह पेशेंट को आ रहे हैं प्लेटलेट काउंट वगैरह, ठीक है। समझो पेशेंट को प्लेटलेट काउंट वगैरह 40,000 के नीचे वगैरह आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा से प्लाज्मा वगैरह देना पड़ता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये प्लाज्मा मतलब क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को जरा से एफएफपी वगैरह, ये एफएफपी वगैरह क्या है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था फ्रेंड्स, क्या है ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। ये क्या रहता है फ्रेंड्स, ये प्लाज्मा रहता है। ये प्लाज्मा क्या करते हैं फ्रेंड्स हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट वगैरह डिक्रीज होते हैं ना, प्लेटलेट को क्या करते हैं वहाँ पे प्लेटलेट को अग्रीगेट मतलब वहाँ पे प्लेटलेट को पकड़ने का काम करते हैं, मतलब वहाँ पे प्लेटलेट काउंट वगैरह फर्दर डिक्रीज होने नहीं देते। इसलिए ऐसी कंडीशन में प्लेटलेट काउंट डिक्रीज बहुत ज्यादा ना हो, ऐसी कंडीशन में हम लोगों को प्लाज्मा जो है 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से हम लोग आईवी बोलस दे सकते हैं। मतलब पेशेंट को ऐसी कंडीशन में देखिए कम से कम 4 एफएफपी वगैरह जरा सा पेशेंट की सीवियरिटी देखिए हम लोग ये 4 एफएफपी या फिर 2 एफएफपी वगैरह पेशेंट को सीवियरिटी देख के हम लोग ये एफएफपी भी हम लोग पेशेंट को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इनके समझो पेशेंट में इंप्रूवमेंट वगैरह नजर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये हम लोग ये फ्लूइड थेरेपी वगैरह बंद करने के बाद पेशेंट को क्रिस्टलाइट सोल्यूशन पे शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे एनएस है या फिर आरएल वगैरह है, ये सब प्लाज्मा वगैरह देने के बाद नहीं तो कोलाइड सोल्यूशन स्टैट में देने के बाद पेशेंट को ये जो है क्रिस्टलाइट सोल्यूशन वगैरह एनएस हुआ आरएल हुआ ये सब चीजें वगैरह हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को समझो हेमेटोक्राइट बहुत ज्यादा वहाँ पे बढ़ता है और यहाँ पे पेशेंट को हाइपोटेंशन के वगैरह ये सब सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा सा ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अभी हम लोग देख लेते हैं कि पेशेंट को जो हम लोग हेमेटोक्राइट समझो फॉल हो गया है, मतलब वहाँ पे हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन पेशेंट में डिक्रीज दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि डेंगू फीवर में क्या होता है जो हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह बहुत ज्यादा वहाँ पे बढ़ जाता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग जरा सा क्या बोलते हैं उसको प्लेटलेट काउंट्स वगैरह धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन जो है ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से हेमेटोक्राइट्स वगैरह बढ़ते हैं, तो हम लोगों को ऐसी कंडीशन में हाई फ्लूइड वॉल्यूम वगैरह देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा सीवियरिटी समझ लेना कि जैसे जैसे पेशेंट की सीवियरिटी बढ़ रही है वैसे वैसे पेशेंट को क्या होता है एचसीटी वगैरह बढ़ रहे थे हेमेटोक्राइट वगैरह, लेकिन ऐसे कंडीशन में समझो वहाँ पे हेमेटोक्राइट जरा सा फॉलो हुआ है, ये क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा हेमेटोक्राइट वगैरह डिक्रीज हो रहा है या पेशेंट को क्या इंडिकेट करता है कहीं से पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। पेशेंट को क्या होता है ये इंडिकेट करता है पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, मतलब वहाँ पे कौन सी भी ऑरिफिस से या फिर मलिना वगैरह हो रहा है पेशेंट को, या फिर वहाँ पे जीआई ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, या फिर वहाँ पे अल्सरेशन से ब्लीडिंग वगैरह होना स्टार्ट हुआ है, या फिर समझो इपिस्टैक्सिस वगैरह डेवलप होता है, तो ऐसी कंडीशन में मतलब ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में कहाँ से तो ब्लीडिंग वगैरह होना स्टार्ट हुआ है। ये क्या इंडिकेट करता है मेरे फ्रेंड्स, ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी वगैरह बढ़ रही है। पेशेंट क्या होता है यहाँ पे डेंगू हेमोरेजिक फीवर में लैंड अप होता है ऐसे केसेस में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू हेमोरेजिक जो है फीवर में जरा सा इंडिकेशंस वगैरह दिखा रहा है, ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह पेशेंट को देना पड़ता है। ऐसे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम लोगों ने देखा कि फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को जो कंडीशन वगैरह डिसाइड करके यहाँ पे एफएफपी हो गया या फिर एसडीपी या फिर आरडीपी या फिर पेशेंट को जो है क्रायो प्रिसिपिटेट वगैरह क्रायो वगैरह ये सब प्लेटलेट के टाइप्स वगैरह हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। या फिर पेशेंट को बहुत ज्यादा यहाँ पे सीवियरिटी है तो ऐसी केसेस में हम लोग जरा सा पेशेंट को जो होल ब्लड या फिर क्लियरसी वगैरह भी पेशेंट को कंडीशन के हिसाब से मतलब हीमोग्लोबिन वगैरह देखने के बाद में हम लोग ये सब कंडीशन में ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह पेशेंट को जो ब्लड प्रोडक्ट वगैरह है धीरे धीरे एक एक करके हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह देते हैं, इसका भी डोज फ्रेंड्स यहाँ पे 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से हम लोगों को देना पड़ता है। ये कब तक देना पड़ता है कि हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह मोर देन 35% से बढ़ ना जाए, ठीक है। मतलब अभी हेमेटोक्राइट वगैरह जब तक नॉर्मल नहीं आता तब तक के पेशेंट को जरा सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह पेशेंट को हम लोग ये देना पड़ता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, ठीक है।
ये समझो वहां पे